नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। यह मेरा 5वां वीडियो है। यह ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने देखा ग्रेविटी को कितना भी काम करना पड़े या बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़े तो भी ग्रेविटी पहले जितनी थी उतनी ही रहती है, और ग्रेविटी किसी भी काम के लिए पहले से ऊर्जा निर्माण करके नहीं रखती। वो हर काम के लिए नए स्वरूप में ऊर्जा का निर्माण करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेविटी हर एक काम नियमों को बंधी हुई रहकर एक निश्चित ऐसे परिमाण के अंदर ही करती है। वह कोई भी काम मन चाहे ढंग से नहीं करती। ग्रेविटी के इस एक विशेष पहलू को देख समझकर ही न्यूटन ने गति के 3 नियम बनाए हैं तथा फिजिक्स में ग्रेविटी के आधार पर और भी कितने सारे नियम हैं। उसी तरह ग्रेविटी अगर किसी पदार्थ को वजन देती है और मान लो वो पदार्थ 10 किलो वजन का है, तो वो उस पूरे 10 किलो को आपस में मिला के उसका पूरा वजन नहीं देती। ग्रेविटी किसी भी वस्तुमान को वजन देती है तो उसे मूलतः उस वस्तु के अणु को वजन देना पड़ता है। हर एक पदार्थ का अणु अलग अलग होता है। किसी का अणु छोटा होता है तो किसी का बड़ा। किसी अणु के केंद्र में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। किसी के केंद्र में 10-10 प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं तो किसी के 235 तक होते हैं। तो जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन उस अणु के केंद्र में होते हैं उतना उस अणु का अणुभार होता है। तो ग्रेविटी को अणु के अणुभार के हिसाब से उसे वजन देना होता है, और जब हम 10 किलो पदार्थ का वजन करते हैं तो उन 10 किलो वस्तुमान में जितने भी अणु होंगे या रेणु होंगे उन सभी को जब ग्रेविटी वजन प्राप्त कराती है तभी उसका 10 किलो वजन पूरा होता है। दोस्तों, हम ऐसा सोचते हैं कि हम उस 10 किलो वजन में 10 अलग अलग प्रकार की चीज़ें लेते हैं, जिसमें से कुछ वजन में एकदम हल्की फुल्की हो, कुछ मध्यम वजन की हो तो कुछ भारी वजन की, और उसमें भी हम शक्कर, नमक जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थ पानी में मिला के तथा सभी चीज़ें पानी में डाल के जिनका टोटल वजन 10 किलो हो। इसमें सभी पदार्थों का वजन हम पहले एकदम परफेक्ट करके फिर सबको आपस में मिला के वजन करेंगे तो क्या हम ग्रेविटी को धोखा दे पाएंगे? क्या उन 10 पदार्थों में से किसी पदार्थ को वजन देने में ग्रेविटी चूक जाएगी? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आप सोचेंगे वजन तो सभी पदार्थों में पहले से मौजूद होता है। हाँ, वो होता था अभी तक के विज्ञान के अनुसार। हमारी खोज के अनुसार ग्रेविटी पहले से एनर्जी निर्माण करके नहीं रखती। वह जरूरत पड़ने पर ही एनर्जी बना के काम करती है। इसका मतलब किसी भी वस्तु में पहले से वजन मौजूद नहीं होता। इस उदाहरण में हमने देखा वस्तुमान को वजन देने का काम हमें कितना सरल लगता है, मगर ग्रेविटी को उसमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है। और हमने ये भी देखा कि यही वजन अगर ज़रूरत पड़े तो ग्रेविटी सेकंड के 100वें हिस्से जितने कम समय में भी दे सकती है। गतिज ऊर्जा में हम गाड़ियों का उदाहरण लेते हैं। बम्बई जैसे शहर में किसी को कितनी भी जल्दी हो तब भी कभी ट्रैफिक जाम लगता है तो कभी स्पीड ब्रेकर और कभी खराब रास्ता।
तो कभी सिग्नल। तो ऐसे में वो गाड़ी 15-20 किलोमीटर के अंतर में अगर 1500 बार अपनी स्पीड कम ज़्यादा करती है तथा कभी कभी रुक जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ग्रेविटी उस गाड़ी के इंच इंच के स्पीड का और उसके वजन का एक्यूरेट हिसाब रखते हुए हर पल उस हिसाब से कम ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देती रहती है। उसे कम ज़्यादा स्पीड से चलने के लिए एक्शन रिएक्शन फोर्स देती रहती है, और ये काम भी ग्रेविटी को उस गाड़ी में मौजूद अणु परमाणु के साथ मिलकर करना पड़ता है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में ऐसी करोड़ों गाड़ियां चलती रुकती है, उन सभी को ग्रेविटी एक परफेक्ट गणित के अनुसार गतिज ऊर्जा देती रहती है। अब ये जो उदाहरण है जिसका जिक्र हमने अभी तक नहीं किया है, हमारी धरती पर 1/3 जमीन है और 2/3 पानी। हमने जो ग्रेविटी के काम गिनाए हैं वो ज़्यादातर जमीन पर के थे। हमारे महासागरों में तथा जमीन पर कितना पानी है, इस सारे पानी के अंदर किसी भी वस्तु का वजन बहुत ही कम होता है, और बहुत सारी वस्तुओं का जिनकी घनता पानी से कम है उनका ना के बराबर होता है। पानी ऊपर से डाली गई सभी चीज़ों को उनकी अपनी घनता के अनुसार कम ज़्यादा फोर्स से बल से ऊपर धकेलता है। इस बल को पानी का ऊर्ध्वगामी बल या प्लावी बल कहते हैं। हम देखते हैं पानी में रहने वाली कितनी विशाल जीव सृष्टि पानी के इस गुणधर्म का लाभ उठाती है। वह अपना वजन बहुत ही कम करके आराम से तैरती रहती है। हम भी पानी में तैरने जाते हैं तो खुद को कितना हल्का महसूस करते हैं। हमारे पानी के जहाज कितने बड़े बड़े होते हैं, हजारों टन सामान ढो के लाते हैं। वह भी पानी के इस गुणधर्म का फायदा उठा के अपना वजन हल्का कर लेते हैं। लेकिन पानी को चीज़ों को ऊपर धकेलने का ये बल कौन देता है? ये बल पानी को ग्रेविटी देती है। हवा के पास भी ये गुण होता है, तभी तो पानी की भाप ऊपर जाती है और भाप ठंडी होने पर घने बादल बनते हैं। हवा को भी ये ऊर्ध्वगामी बल ग्रेविटी ही देती है। हम कहते हैं ग्रेविटी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन अपनी ही पृथ्वी पर जमीन से 2 गुना ज़्यादा पानी में ग्रेविटी चीज़ों को ऊपर की ओर धकेलती है। तो ये भी ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही जटिल काम है। उसी तरह से ग्रेविटी का यह एक विशेष पहलू भी है। दोस्तों, इन सारे उदाहरणों को समझने के बाद हमें ये सोचना है कि अगर ग्रेविटी एक चुंबकीय बल जैसी है जो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, और उसी खींचाव के कारण हवा पे यानी वातावरण पे एक दबाव बनता है, वैसा ही दबाव पानी पर बनता है और सभी घन पदार्थों को वजन प्राप्त होता है, और बाकी सारे काम जो गुरुत्वाकर्षण करता है वह उसी एक फोर्स के कारण अपने आप होते रहते हैं। ऐसा आज का विज्ञान मानता है। विज्ञान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ग्रेविटी हर एक काम एक तय परिमाण में ही करती है, नियम से बंधी हुई रहकर ही करती है। लेकिन एक फोर्स के दबाव में आकर अपने आप होने वाले काम क्या इतने अचूक हो सकते हैं? जरा सोचिए। ग्रेविटी अणु से बनती है और अणु पर ही अप्लाई होती है। ग्रेविटी अणु से बनती है और अणु पर ही अप्लाई होती है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। मेरा अनुमान है ग्रेविटी इतने सारे काम ठीक समय पर और इतने परफेक्ट गणित के अनुसार जो करती है
उसके पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक धरती से भी बड़ा विशाल नेटवर्क है, एक परम महासंगणक नहीं, एक परम ईश्वरीय संगणक है। दोस्तों, मेरे इस अनुमान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। उसके आगे वाले पार्ट 3 में हम ग्रेविटी के बारे में और भी रोचक बातें जानेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक खूब जियो, खुश रहो। अपने इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।